हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं आप सभी के साथ जीएसटी से रिलेटेड कोई सेक्शन डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं आपके साथ जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रोविजन डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं आपके साथ जीएसटी से रिलेटेड जो डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस हैं उनसे रिलेटेड मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। जो डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस हैं, जब हम उनको देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई प्रोविजन कैसे काम करता है। क्योंकि कई बार होता है कि हमें प्रोविजंस याद नहीं रहते हैं, कई बार हमें सेक्शन याद नहीं रहती है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आ जाए तो हम उसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच कुछ इंपॉर्टेंट डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस लेकर आया हूं, जिन डबल आर अथॉरिटी के डिस्कशन से हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन और सेक्शन को भी हम लोग समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज इस वीडियो में टोटल 5 जो डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस है उनसे रिलेटेड मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जिन 5 केस स्टडीज या जिन 5 डबल आर अथॉरिटी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पांचों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पांचों डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन कर्नाटका और गुजरात डबल आर अथॉरिटी ने दिए हैं। हालांकि जो डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस होते हैं वो केवल जिस किसी स्पेसिफिक पर्सन ने अप्लाई किया है, मतलब जो एप्लीकेंट है उसके लिए ही लागू होते हैं, लेकिन हम कई बार हमारे केस में उसको एज अ रेफरेंस के तौर पे काम में लिया जा सकता है और हम हमारे केस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ कुछ डबल आर अथॉरिटी के इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। उन सारे डिसीजन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ जो है अब लोग कैसे डिस्कस करेंगे, हमारा फ्लो ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जो हमारा फ्लो ऑफ डिस्कशन रहने वाला है उसके अंदर हम लोग टोटल हर डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन में 5 पॉइंट को कवर करेंगे, मतलब 5 एस्पेक्ट हम लोग ध्यान देंगे और उन 5 एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही हमारा डिस्कशन होगा, जिससे कि जो डबल आर अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है और उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, जो सेक्शन है, वो हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ सके। तो फ्लो ऑफ डिस्कशन में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे वो होगा अबाउट एप्लीकेंट। मतलब यहाँ पर एप्लीकेंट से मतलब है जो बंदा डबल आर अथॉरिटी के पास में जाता है और बोलता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। तो जो बंदा अप्लाई करता है डबल आर अथॉरिटी के पास में उसे बोलते हैं एप्लीकेंट। अप्लाई करने के लिए उसको कुछ प्रेस्क्राइब फीस है, उसका पेमेंट करना होता है। जो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से मतलब है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसे किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो वो जो प्रॉब्लम होगी उसे हम लोग क्वेश्चन के टाइटल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो थर्ड पॉइंट हमारा होगा वो होगा फैक्ट। फैक्ट मतलब ओवरऑल मैटर क्या है, किस मैटर के ऊपर उसको डिसीजन चाहिए, ये हम लोग फैक्ट के टाइटल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा सबमिशन। सबमिशन मतलब वो क्या आर्ग्यूमेंट रख रहा है डबल आर अथॉरिटी के सामने, वो किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है डबल आर अथॉरिटी के सामने, या वो किस तरह से अपने तर्क को प्रेजेंट कर रहा है डबल आर अथॉरिटी के सामने, ये हम इस पॉइंट के अंदर देखेंगे। और जो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट वो है फाइंडिंग। उस फाइंडिंग के अंदर डबल आर अथॉरिटी क्या डिसीजन देती है, उसके क्या आर्ग्यूमेंट है, जो क्वेश्चन उसने सबमिट किया है किसने, एप्लीकेंट ने, उससे रिलेटेड उसके जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे और जो फाइनल डिसीजन होगा उसका जो डिस्कशन है वो हम फाइंडिंग के अंदर करने जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डबल आर अथॉरिटी का डिसीजन। तो सबसे पहले जो डबल आर अथॉरिटी के डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है बीजी एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। इसके अंदर क्या हुआ था, तो सबसे पहला पॉइंट जैसे कि हमने कहा कि हम एप्लीकेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट था वो था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो किसमें एंगेज था, वो ट्रेडिंग करता था, एस्केरेशन करता था और कमीशनिंग करता था लिफ्ट और एलिवेटर्स का। अब वो डोमेस्टिक यूज के लिए भी करता था और कॉमर्शियल यूज के लिए भी करता था। अब उसके लिए क्वेश्चन क्या हुआ कि जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूं, ये जो मैं एरेक्शन कर रहा हूं, कमीशनिंग कर रहा हूं, इंस्टॉलेशन कर रहा हूं किसका, लिफ्ट्स का, उसके ऊपर मैं रेट ऑफ जीएसटी क्या चार्ज करूं, उसके लिए क्वेश्चन ये था। अभी जो वो कंपनी है वो 18% की रेट से जीएसटी चार्ज कर रहा था, लेकिन अब उसे डाउट था कि कहीं रेट ऑफ जीएसटी कम चार्ज करना था और मैं कहीं ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा हूं। इसके लिए उसने क्वेश्चन रेज किया डबल आर अथॉरिटी के सामने। तो उसने जो अपना सबमिशन दिया उसने बोला कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है जो सेम काम करता है और वो जो जीएसटी की रेट चार्ज करता है वो 12% की रेट से चार्ज करता है, तो क्या मैं भी 12% की रेट से जीएसटी चार्ज कर सकता हूं, ये उसका क्वेश्चन था।
अब यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या किया, कोई एग्रीमेंट सबमिट नहीं किया, उसने केवल परफॉर्मा इनवॉइस सबमिट कर दी कि ये उसकी इनवॉइस है, ये वो सर्विस देता है, ये वो इंस्टॉल करता है और उसने इस रेट से जीएसटी चार्ज किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, तो क्या कॉम्पिटिटर को देखते हुए वो अपने रेट को डिसाइड कर सकता है क्या? तो यहाँ पर जो फाइंडिंग दी किसने, डबल आर अथॉरिटी ने, ये कर्नाटका की डबल आर अथॉरिटी है, उसने क्या फाइंडिंग दी, उसने बोला सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ये जो इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहा है, ये किस हेड के अंदर क्लासिफाई होती है, मतलब इसका एसएसी कोड क्या है। तो जब उसने देखा तो इसका एसएसी कोड जो आया वो आया 995466, वो था लिफ्ट एंड एस्केलेटर इंस्टॉलेशन सर्विसेज। और इस एसएसी कोड के अंदर जो सर्विस कवर होती है उसके ऊपर जो जीएसटी की रेट लगती है वो 18% लगती है। ये गवर्नमेंट का रेट नोटिफिकेशन है 11/2017 जो कि 28/6/2017 को आया था। तो इस पूरे एनालिसिस से हमने ये देखा कि डबल आर अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया वो क्लासिफिकेशन के बेस पे दिया और क्लासिफिकेशन में उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होना चाहिए। तो डबल आर अथॉरिटी ने भी यहाँ पर यही बोला कि इसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होगा। आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए जीएसटी की रेट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा सेकंड डबल आर अथॉरिटी का डिसीजन है, वो था ऑलेटी लैंडमार्क अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के केस में। अब इसके अंदर क्या हुआ, कई बार क्या होता है, सोसाइटी होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, सोसाइटीज के अंदर रिपेयर चलता रहता है, रिनोवेशन चलता रहता है। इसी के साथ क्या होता है, वहां पर कुछ मेजर पार्ट के लिए रिप्लेसमेंट भी होते हैं और कई बार कुछ प्लांट और अनप्लांट तरीके से हमें कुछ रिनोवेट करवाना पड़ता है या फिर रिपेयर करवाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। इस केस में क्या हुआ, जो सोसाइटी थी उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसके अंदर टोटल 208 मेंबर थे। उन मेंबर्स ने क्या किया, उन मेंबर्स ने कहा कि हमें टाइम टू टाइम क्या करवाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा किसी न किसी मेजर इक्विपमेंट का या फिर रिपेयर करवानी पड़ेगी। और ये जो उन्होंने जो वेलफेयर बनाया एसोसिएशन, उसको उन्होंने कर्नाटका अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर्ड करवा दिया और इसी के साथ उन्होंने इसको जीएसटी में भी रजिस्टर्ड करवा दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो जो रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस जो लेते हैं सोसाइटी के केस में, वो तो वो चार्ज कर रहे थे, इसी के साथ वो कुछ प्लान्ड अनप्लान्ड कुछ इवेंट घटित हो जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक चार्ज कर दिया कि ये चार्ज हम आपसे वसूल करेंगे जो फ्यूचर में हमारे काम आएगा, फ्यूचर में कुछ भी हमें रिप्लेस करना होता है तो उस केस में ये वाला जो फंड होगा इसे हम काम में लेंगे। और इस फंड के लिए उन्होंने सेपरेट अकाउंटिंग की और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन किए और इस फंड को केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब जिस पर्पस के लिए उससे कलेक्ट किया गया है उसी पर्पस के लिए उसे यूज में भी लिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन इनका ये था, क्या उस फंड के ऊपर जो आप अपने मेंबर से कलेक्ट कर रहे हो क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा। तो जो फैक्ट दिए, फैक्ट तो यही था कि क्या जीएसटी चार्ज होगा या फिर नहीं, तो मतलब रेट या जीएसटी चार्ज होगा या फिर नहीं होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन होता है कि जीएसटी चार्ज होना चाहिए या फिर नहीं, तो वो डबल ए आर अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, एडमिसिबल होता है। इसलिए डबल ए आर अथॉरिटी ने इसको अपने यहाँ पे एडमिट कर लिया और इससे रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट हुआ। उन्होंने जो सबमिट किया, उन्होंने ये सबमिशन दिया कि हमारे बायलॉज हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमको कलेक्शन करना है। ये कोई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक मैंडेटरी थिंग है क्योंकि हमारे बायलॉ के अंदर ये लिखा हुआ है। और सेक्शन 9 ये बोलती है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो तो कंसिडरेशन होगा, उसी केस में क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। और जबकि यहाँ पर हम लोग अगर कंसिडरेशन को देखें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि कंसिडरेशन कब होगा, जब वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किया जा रहा हो या फिर प्रॉमिस किया जा रहा हो सप्लाई ऑफ गुड्स का और सर्विस का। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये रखा इस वेलफेयर एसोसिएशन ने कि यहाँ पर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस तो हो ही नहीं रहा, फ्यूचर में कोई प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड इवेंट होगा तो हमको ये एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट ये रखा। अब यहाँ पर जो डबल ए आर अथॉरिटी थी उन्होंने ये बोला कि हाँ जीएसटी डिपॉजिट पर तो नहीं लगता है, लेकिन आपका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप हर मेंबर से 10,000 रुपए चार्ज करोगे हर साल और ये जो है नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब इसमें से आप कोई अमाउंट रिफंड नहीं करोगे। अगर डिपॉजिट होता तो उस केस में क्या होता, ये वापस रिफंडेबल था, लेकिन जब भी कोई चीज एडवांस होती है तो वो रिफंडेबल नहीं होती है। और सर्विस के केस में एडवांसेस के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है क्योंकि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सब क्लोज ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि जब भी पेमेंट और इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज
करना है, तो यहाँ पर जैसे ही उनको एडवांसेस रिसीव हो गया तो उनको एडवांस पे जीएसटी चार्ज करने की लायबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर डबल आर अथॉरिटी ने ये डिसीजन दिया कि इस केस के अंदर जीएसटी चार्ज होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जीएसटी तो चार्ज होगा, लेकिन जीएसटी कौन सी रेट से चार्ज होगा? तो यहाँ पर उन्होंने फिर क्लासिफिकेशन देखा और क्लासिफिकेशन के अंदर उसका जो एसएसी कोड आ रहा था वो था 9995, जिसके अंदर जो जीएसटी की रेट थी वो थी 18%। इस तरह से इस वेलफेयर एसोसिएशन के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होगा, जो वो कैपिटल आउटले के लिए, मतलब फ्यूचर में किसी इवेंट के प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड हो उसके लिए जो वो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, उसके लिए क्या होगा, उसको 18% जीएसटी पे करना होगा। इस तरह से अभी तक हमने दो डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन को देखा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा डिसीजन। तीसरा डिसीजन आया कुणाल स्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में। यहाँ पर भी वही एप्लीकेंट कौन है, तो एप्लीकेंट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि क्या करती है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया, क्या उस कंपनी के ऊपर क्या रेट चार्ज होगी, मतलब वो जो कुणाल स्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है कंस्ट्रक्शन की, वो किस रेट से जीएसटी चार्ज करेगा। तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब जो केस था उसको एज इट इज एज अ चार्ट के रूप में आपको दिया है कि क्या हुआ, एक हाइट्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसको क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज जो कि राजकोट में है उसके कंस्ट्रक्शन का। उसने क्या किया, हाइट्स लिमिटेड ने ये कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब सबलेट कर दिया किसी और को जिसका नाम था कुणाल स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर क्या होगा, कुणाल स्ट्रक्चर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा हाइट्स लिमिटेड को और जीएसटी चार्ज करेगा, और हाइट्स लिमिटेड किसको देगा, दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजकोट को। तो यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया वो हो गया हाइट्स लिमिटेड, और जो सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया वो हो गया कुणाल स्ट्रक्चर। तो इस केस में क्वेश्चन ही अराइज होता है कि कुणाल स्ट्रक्चर किस रेट से जीएसटी चार्ज करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 जो कि 25/1/2018 को आया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा गया कि जब कोई मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सबलेट करता है किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा काम, जो उसने कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का काम लिया हो, गवर्नमेंट एंटिटी का काम लिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम लिया हो, स्टेट गवर्नमेंट का काम लिया हो, या फिर लीगल अथॉरिटी का काम लिया हो, लोकल अथॉरिटी का काम लिया हो, यूनियन टेरिटरी का काम लिया हो, उस केस में क्या होगा, जो सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर से जीएसटी चार्ज करेगा वो 12% की रेट से चार्ज करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये नोटिफिकेशन आया 25/1/2018 को, तो जो एप्लीकेंट ने जो डबल आर अथॉरिटी के पास में एप्लीकेशन लगाई उसने ये बोला कि क्या 25/1/2018 से पहले जो सर्विस दी है किसने, कुणाल स्ट्रक्चर ने, क्या वो उसके ऊपर भी 12% की रेट से जीएसटी चार्ज करेगा या फिर 18% की रेट से जीएसटी चार्ज करेगा। तो इस केस में फाइंडिंग ये आई, डबल आर अथॉरिटी ने ये डिसीजन दिया कि कोई भी नोटिफिकेशन कब से एप्लीकेबल होता है, जिस दिन वो ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश होता है, या फिर अगर उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेट दे रखी हो तो उस डेट से एप्लीकेबल होता है, और अगर उसमें कोई डेट मेंशन नहीं होती है तो उस केस में जिस दिन वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है उसी दिन वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 1/2018 नोटिफिकेशन आया था इसके अंदर कोई भी डेट मेंशन नहीं थी, इसलिए ये प्रोस्पेक्टिव बेस से एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पर जो है 25/1/2018 से पहले 18% जीएसटी चार्ज होगा, और 25/1/2018 के बाद में कौन सी रेट, 12% की रेट से जीएसटी चार्ज होगा। तो इस डबल आर अथॉरिटी के माध्यम से, इस डबल आर अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया उसके माध्यम से हमने ये समझा कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट के केस में जीएसटी की रेट चार्ज होती है। आइए लेते हैं नेक्स्ट डबल आर अथॉरिटी का डिसीजन, हडी पावर सिस्टम। इसके अंदर क्या हुआ, जो एप्लीकेंट है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है और वो क्या है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, और क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इस इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस देता है, क्या उसके ऊपर भी ये कंसेशनल रेट एप्लीकेबल होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसको भी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। इस केस के अंदर क्या हुआ, कर्नाटका का जो निगम लिमिटेड था उसने कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया ओकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, और उसने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रिकल वर्ड था, जो इलेक्ट्रिक्स का जो काम था वो किसको दे दिया, साहस इलेक्ट्रिकल्स को। और साहस इलेक्ट्रिकल्स ने क्या किया, एक पार्ट, उसको जो इलेक्ट्रिकल का काम मिला था उसका एक हिस्सा किसको दे दिया, हार्डी पावर सिस्टम को। अब उसने जैसे ही हार्डी पावर सिस्टम को दिया, मतलब इस केस में क्या हुआ, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ओकेन कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने सबलेट किया काम साहस इलेक्ट्रिकल्स को, और साहस इलेक्ट्रिकल्स ने वापस काम किसको सबलेट किया, हार्डी पावर सिस्टम को। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हार्डी पावर सिस्टम उस कंसेशनल रेट का, मतलब 18% की जगह 12% की रेट का फायदा उठा पाएगा क्या। तो अब हम देखते हैं, उसने यही सबमिशन दिया
मतलब हार्डी सिस्टम ने ये बोला कि मैं हूं सब कॉन्ट्रैक्टर, मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने किसका काम लिया है, गवर्नमेंट का, तो इस केस के अंदर जो जीएसटी की रेट है वो 25/1/2018 से जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 था उसके अकॉर्डिंग 12% चार्ज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो फाइंडिंग दी डबल एयर अथॉरिटी ने, उन्होंने ये बोला कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 है वो केवल सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में एप्लीकेबल होता है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सब कॉन्ट्रैक्टर फिर वापस सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगा, तो इस कारण ये आप पर एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब आपको 18% की रेट से ही जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात समझने वाली ये भी है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 था, जिसके अंदर कुछ चीजें कवर थी, जिनके ऊपर क्या होगी, ये नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 मतलब 12% वाली रेट एप्लीकेबल होगा, तो उसकी एंट्री 3 की जो क्लोज 6 है उसके अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स को शामिल नहीं किया गया है। इस कारण भी वहां पर जीएसटी की रेट 18% ही लगने वाली है, 12% नहीं लगने वाली है। तो दोनों एस्पेक्ट इस डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन के अंदर कर हुए, हमने प्रोविजन को भी समझा और सेक्शन को भी समझा और नोटिफिकेशन को भी हमने अच्छे से एनालिसिस किया। अब लेते हैं अगला डबल आर अथॉरिटी का डिसीजन। इस नेक्स्ट डिसीजन में क्या हुआ, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, अपनी बिल्डिंग को रेंट पे देता है। किसके लिए, कोई एक बैकवर्ड क्लास का कोई वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि गर्ल्स का हॉस्टल है, उसके लिए उसने अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो उसको रेंट रिसीव हो रहा है, वो रेंट उसको 20 लाख रुपए से ज्यादा पर annum रिसीव हो रहा है, तो क्या उसको उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है क्या। तो उसने जो अपना सबमिशन दिया, उसने ये बोला कि मैं वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, किसके, वीकर सेक्शन के। तो ये जो वेलफेयर के लिए जब मैं काम करता हूँ वीकर सेक्शन के लिए, तो उसके अंदर आर्टिकल 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बोला गया है कि वहां पर टैक्सेबिलिटी की लायबिलिटी नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अब इस केस में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन दिया, मतलब डबल आर अथॉरिटी ने अपनी फाइंडिंग में ये लिखा कि जो एप्लीकेंट बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है कि जब भी कोई भी वो वेलफेयर की एक्टिविटीज करता है जो कि आर्टिकल 243G के अंदर कवर होती है, तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब वो जीएसटी में एग्जेम्पशन की श्रेणी में आएगा। यही चीज एंट्री नंबर 3 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में भी लिखा हुआ है, मतलब इस एक्टिविटी को उसमें कवर किया गया है, तो वहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो इस केस में जब भी कोई वेलफेयर एसोसिएशन किसके लिए, विकर सेक्शन के लिए कोई काम करता है, तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो 243G जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, इस कारण वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो इन सभी पांचों डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस में हमने बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, हमने प्रोविजन को समझा, हमने सेक्शन को भी समझा और वेरियस नोटिफिकेशंस जो आए हैं उनको भी समझा। अब यहाँ पर कभी हमको अगर सेक्शन याद नहीं हो, प्रोविजन याद नहीं हो, तो इन डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन के माध्यम से हम रेफरेंस ले सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए आप हमारे ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।